ये दिस इज द लास्ट यूनिट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यूनिट कौन सी है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज़ 6 मार्क्स। और उसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। ना अब द कंटेंट मेजर हेडिंग्स आर, सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर फिक्स और फ्लेक्सिबल। बेसिकली हमारे ये 2 मेजर पार्ट है इसमें, फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये इसका मेन पार्ट है। नाउ ये दिस इज द कंटेंट कंप्लीट। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली जो है वो 2 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आई एम वेरी क्लियर कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि अभी हम एंड ऑफ द सेशन एंड एग्जाम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो ये तो बेसिक तो आपको आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है वो सबको पता है कि इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। ना अब उसमें आप एग्जाम्पल दे दीजिए, तो बताओ एग्जाम्पल क्या देंगे एनीवन? अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो हम दे सकते हैं कि एट प्रेजेंट से फॉर एग्जाम्पल कि $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मीनिंग हो गया। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो देर आर 3 टाइप एज पर आवर सिलेबस, बाकी वैसे और भी टाइप होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 3 टाइप्स। अब उसमें से एक टाइप तैयार करेंगे, बाकी 2 ऑटोमेटिकली। अब इन 3 टाइप्स को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, फिक्स, फ्लेक्सिबल और जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हमने मिक्स कैपिटल मार्केट और मिक्स इकोनॉमी पढ़ा, वैसे ही हम इसको भी देख सकते हैं कि एक तैयार करो, बाकी 2 ऑटोमेटिकली हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें दे रखा है फिक्स एक्सचेंज रेट, तो ये एक्सचेंज रेट का मीनिंग दे रखा है, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे रखा है, देन उसके बाद में टाइप आ गए। टाइप में सबसे पहला आ गया फिक्स एक्सचेंज रेट। तो आपको एक तैयार करना है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, वैसे ये होता है। अब इसी में चेंज करके हम क्या बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल, द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। और मैनेज फ्लोटिंग क्या होगा, द हाइब्रिड ऑफ बोथ, ये दोनों का मिक्स होता है मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज का मतलब द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फ्लोटिंग मतलब विच इज डिटरमाइन द, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डिटरमाइन द फ्री मार्केट फोर्सेज एंड देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से तीनों की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, एक को पढ़ना है, बाकी 2 आपको क्या करना है, तैयार करना। तो देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया और मैनेज फ्लोटिंग। एंड मैनेज फ्लोटिंग ऑल्सो नोन एज ए डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो उसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है कि मैनेज फ्लोटिंग द एक्सचेंज रेट इज मिक्सचर या हाइब्रिड ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, फ्लोएट, एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द मैनेज पार्ट। तो ये दोनों वर्ड यूज होके फाइनली ये डेफिनेशन बन गई। तो इस तरीके से तीनों डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब हमारे सिलेबस में जो डिटेल में है वो क्या है, फिक्स और फ्लेक्सिबल, जो हमारे सिलेबस में डिटेल में है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अब हम सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फ्लेक्सिबल को पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें 3 टेबल्स पढ़ के पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है ये। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या इन 3 डेफिनेशंस? वेरी इजी। ना अब फिक्स एक्सचेंज रेट पे चलते हैं। तो मीनिंग तो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट विच इज रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, एक डायग्राम, देखो डायग्राम समझना है। डायग्राम समझ में आ गया तो इसका पूरा आंसर आप ऑटोमेटिकली, अभी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा और आपको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आज जाके इसको जैसे मैं बताऊंगा उसे पढ़ लोगे तो परमानेंट ही याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम एक डायग्राम बना लेते हैं। नाउ ये हमने फिक्स एक्सचेंज रेट का डायग्राम बनाएंगे, x 0 y, यहाँ क्या लेंगे, USA डॉलर, यहाँ लेंगे रेट, और ये हमने ले लिया डिमांड और सप्लाई, दिस इज द रेट, दिस इज द डिमांड सप्लाई, दिस इज द डिमांड, और ये इक्विलिब्रियम है। अभी हमने एक्स एक्सिस पे लिया यूएसए की क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई पे हमने रेट ले लिया। सेम वैसे ही डायग्राम जैसे 11th में आपने मार्केट फोर्सेस का पढ़ा था,
वही सारा सब कुछ है। नाउ अब यहाँ हम कह रहे हैं कि ये कोई भी रेट चल रही है, से फॉर एग्जांपल इस रेट को हमने बोल दिया कि रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू से 60 रुपीज़, ये रेट चल रही है अभी। अब गवर्नमेंट इसको क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट चाहता है कि इसको डिवैल्यूएट करना चाहता है। अब वो क्यों करेगा, क्या इसका रीज़न, कैसे करेगा, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर वो उसको डिवैल्यूएट करेगा तो डिवैल्यूएट करने के लिए इस रेट से ज़्यादा रेट रखनी पड़ेगी। इस तरीके से वो इससे ज़्यादा रेट रखेगा, से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू ₹70। तो अगर गवर्नमेंट हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट करना चाहता है तो उसको जो इक्विलिब्रियम रेट्स है उससे हायर रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो हायर रेट मेंटेन, से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 60 था तो $1 इक्वल्स टू 70 इसको करना पड़ेगा। तो अब ये डिवैल्यूएशन होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। ऐसे 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे और एक डायग्राम, 4 पार्ट हो जाएंगे। तो 4 कीवर्ड्स में हमारे को एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आ गया डिवैल्यूएशन, उसका मीनिंग करेंगे, ये कीवर्ड मार्क कर लेना आप। उसके बाद में फिर हम करेंगे कि इसमें जो डायग्राम है वो डायग्राम आ जाएगा, जैसे मैंने बता दिया आपको डायग्राम। देन उसके बाद में उसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और देन उसके इम्पैक्ट ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसे 4 पार्ट्स में तैयार होगा। एक पार्ट इसमें तैयार करना है और दूसरा तो वाइस वर्सा करना है, तो इसलिए उसकी टेंशन ही नहीं है। तो अब देखो डिवैल्यूएशन हुआ क्या। डिवैल्यूएशन की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए यहाँ देखो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे हुई है कि पहले $1 इक्वल्स टू 60 था, अब $1 इक्वल्स टू 70। तो जैसे समझ लो कि पहले अगर आप यूएसए से $1 का कोई भी सामान मंगवा रहे थे, कोई भी गुड्स मंगवा रहे थे, अब आपने उसका ऑर्डर दोबारा से किया तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये डिवैल्यूएशन, इसका मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो वो उसका मीनिंग होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, इन a fixed exchange rate system when the some government actions increases the exchange rate making the domestic currency cheaper is called devaluation। तो इसका मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि when the value of domestic currency decreases by the in terms of foreign currency by the गवर्नमेंट, तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग करना है। मीनिंग करने के बाद फिर हमें किस पे आना है, डायग्राम। ये डायग्राम फर्स्ट पार्ट मैंने अलग से बता ही दिया। नाउ ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम बताना है और उसको हमने बोल दिया ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये ए बी जो है वो क्या है, अंडरस्टूड है। ये कौन सा केस हो गया कि जब प्राइस ज़्यादा है, और ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर। डॉलर की सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ डिमांड सप्लाई हम ले रहे हैं, तो एक्सेस सप्लाई हो गई है क्योंकि इसकी रेट ज़्यादा होने से डॉलर लोग कम डिमांड करेंगे, तो एक्सेस सप्लाई हो गई। अब इस रेट को यहाँ मेंटेन करने के लिए, तो ये डायग्राम हम बता देंगे कि डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम रेट है उसे हायर रेट जो फिक्स करेगी गवर्नमेंट, उसको हायर पे दिखाना है। तो डायग्राम 2 पार्ट हो गए, मीनिंग इन डायग्राम। अब थर्ड आता है गवर्नमेंट का रोल, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा बच्चे, इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो ये होगा कि अगर इस रेट को गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, तो ये जो एक्सेस सप्लाई है किसकी, डॉलर की, उसको मार्केट से क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। मतलब जब तक अगर हमारी गवर्नमेंट इस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, परचेज नहीं करेगी मार्केट से, जब तक ये रेट मेंटेन नहीं हो सकती। और अब आप देखिए कि गवर्नमेंट को ये परचेज करना पड़ेगा, तो मार्केट में अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले, खुद ही देखिए आप। जब हम डॉलर को परचेज करेंगे तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जब डॉलर की डिमांड, एक तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और हमारी करेंसी की मार्केट में क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो अब जिसकी डिमांड बढ़ेगी वो तो स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी, और जिसकी सप्लाई बढ़ेगी वो वीक होगी, और वो डिवैल्यूएशन होता है। तो डिवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ देखिए कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई, डॉलर,
और कौन सी वीक हुई? रुपीज़, बिकॉज पहले $1 का 60 रुपये दे रहे थे, अब 70 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये वीक क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे डॉलर को हमारे को परचेज करना, डॉलर की डिमांड मार्केट में हम बढ़ानी पड़ेगी हमारे को, तो इसलिए वो तो स्ट्रांग होगा, और हमारे रुपीज़ की डॉलर को खरीदने के लिए हमारा मार्केट में पैसा जाएगा, तो हमारी रुपीज़ की सप्लाई बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक तो इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इम्पैक्ट, सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा? ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हो आप। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, वैसे एक एग्जांपल ले लो, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, एक प्रोड्यूसर। तो एक्सपोर्ट कौन करता है? प्रोड्यूसर। और इंपोर्ट कौन करता है? कंज्यूमर। तो दोनों का एग्जांपल देके आप आराम से समझा सकते हैं। तो पहले हम एक्सपोर्ट पे देखते हैं कि एक्सपोर्ट विल बी एनकरेज कैसे। सपोज यू आर कंसिडर योर सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर एंड आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और यूएसए में आप क्या कर रहे हो? उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? जब यूएसए में आप भेज रहे हैं तो पहले आपने $1 का कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में सप्लाई किया, तो आपको $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़ मिला। बट अब अगर वहाँ से दोबारा ऑर्डर हुआ और आपने अगर वही गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया, तो आपको $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंपोर्ट के लिए एज ए कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि सपोज हम यूएसए से कुछ गुड्स क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। वहां से हमने कुछ ऑर्डर किया है, तो पहले हमने जब ऑर्डर किया था तो हमने $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ दिया। अब हम उसको बहुत पसंद आई, हमने उसको वापस रीऑर्डर किया, तो अब हमारे को कितना देना पड़ रहा है? $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। तो इस हमारे लिए वो क्या हो गया? कोस्टल एयर हो गया। हम अब इंपोर्ट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इंपोर्ट विल बी क्या होगा? डिस्करेज। एक्सपोर्ट विल बी एनकरेज। और हमारी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और नेशनल इनकम पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नेशनल इनकम विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा? कम होगा, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और नेट एक्सपोर्ट किसका पार्ट होता है? नेट एक्सपोर्ट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी। तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसके 4 इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 बाई 1, बहुत ईजी है बच्चे, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप इसको कीवर्ड्स में लिख लेना। फर्स्ट आप इसका मीनिंग लिखेंगे। ये देखो डिवैल्यूएशन का मीनिंग यहाँ दे रखा है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। पहले आप मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद में फिर ये डायग्राम बना देंगे, एक ही पार्ट बना देना इसमें AB वाला। फिर उसके बाद में रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ रोल ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है। However, let's assume that for some reason the Indian government want to encourage the export। हालांकि इसमें ये बता रखा है कि भाई गवर्नमेंट क्यों डिवैल्यूएशन करेगी तो इसमें कॉन्सिक्वेंस पहले बता दिया, आप इसको बाद में लिखना। Which is need to make rupees cheaper for the foreigners, it would do so by fixing the higher exchange rate। तो उसको higher exchange rate, और इसीलिए डायग्राम में higher दिखा रहे हैं, इक्विलिब्रियम से higher exchange rate हमारे को करनी है। Current exchange rate $50, thus the new exchange rate set by the government is E1, E1 मतलब which is higher one, or where the E1 is greater than E at the exchange rate, this is a supply of dollar exceeds। मैंने बताया था if the excess supply होगा for the demand and the RBI intervened to purchase the dollar for the rupee in the foreign exchange market to order to absorb the excess supply in the market AB। तो वो अब मैंने आपको पूरा समझा दिया। फिर डायग्राम का आप एक्सप्लेनेशन के अंदर ये रोल ऑफ गवर्नमेंट आप लिखेंगे in the figure, and thus the intervention the government can maintain any exchange rate in the economy, but it will be accumulated more and more foreign। मतलब आप कोई भी रेट मेंटेन कर सकते हो, बट आपको कंडीशन यही है कि आपको फॉरेन करेंसी को क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। और वो इतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको रुपीज़ की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी और आपके पास के रिजर्व भी होने चाहिए। ये सारा आपको करना पड़ेगा। अब ये मीनिंग आ गया, और कॉन्सिक्वेंस इसके अंदर बेसिकली बस एक ही दे रखा है, ये एक्सपोर्ट वाला। ये एक्सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट देन वैसा करेगी। मैंने आपको इसके 4 कॉन्सिक्वेंस बता दिए। एक एक्सपोर्ट का बता दिया, एक इंपोर्ट का बता दिया, एक हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और कैसे होगी? क्योंकि हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, और नेशनल इनकम पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बच्चे बताइए, बिल्कुल क्लियर हो गया क्या ये पार्ट? तो अब आपको जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसका जो डिटर्मिनेशन है उसके 2 पार्ट कर देने हैं, एक डिवैल्यूएशन और एक रीवैल्यूएशन।
तो डिवैल्यूएशन को फिर 4 पार्ट में डिवाइड करके आप उसको शॉर्ट नोट्स बना लेना, कीवर्ड्स बना लेना उसके। फर्स्ट पार्ट उसमें मीनिंग लिखेंगे, देन उसके बाद में उसका डायग्राम बनाएंगे, देन फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट लिखेंगे एंड देन कॉन्सिक्वेंसेज। तो ऐसे 4 पार्ट में उसको आप लिखेंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा, कोई हाफ मार्क्स भी नहीं डिडक्ट कर सकता। अब रिवैल्यूएशन में क्या करना है बच्चे, एवरीथिंग विल बी वाइस वर्सा। तो अब सब कुछ आपको वाइस वर्सा करना है। तो इसका बस इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि एक पार्ट करना है और दूसरा आपको क्या करना है, वाइस वर्सा करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए यहां, अब यहां अब ये रेट मेंटेन होगी। जब आपको रिवैल्यूएशन करना होगा तो वो क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट होगी उसके वो हायर था, ये लोअर होगा, ठीक है। तो कोई भी लोअर रेट जो हम गवर्नमेंट विच इज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट विच इज नॉन एज द रिवैल्यूएशन। तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू अभी हो जाएगा ₹50। तो अगर गवर्नमेंट जो भी इक्विलिब्रियम रेट चल रही है उससे नीचे कोई भी रेट डिसाइड करती है, लोअर द रेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। तो व्हाट इज रिवैल्यूएशन, तो वाइस वर्सा कर दीजिए आप। रिवैल्यूएशन मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिवैल्यूएशन। और अब मीनिंग हो जाएगा, फिर डायग्राम में हम ये डायग्राम दिखाएंगे, ये वाला नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल सब कुछ वाइस वर्सा होगा, डायग्राम में एवरीथिंग। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट ही वाइस वर्सा होगा। अब ये कौन सा केस हो गया, सपोज ये सी और डी है, तो ये हो गया एक्सेस, क्या हो गया, डिमांड। एक्सेस डिमांड हो गया। तो जब एक्सेस डिमांड होगा किसका, डॉलर का, तो अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, एक्सेस जब डिमांड होगा तो आपको आपके पास रिजर्व होना जरूरी है। अब आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब इतनी जितना शॉर्टफॉल डिमांड है उतना आपको अपने रिजर्व से क्या करना पड़ेगा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो ये रेट वापस कहाँ जाएगी, ऑटोमेटिक होगा मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी तो ये वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो अगर ये रेट आपको रखनी है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस डिमांड ऑफ डॉलर है तो उसका हमारे को मार्केट में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पहले क्या था, एक्सेस सप्लाई थी तो उसको परचेज करना पड़ा था और उसका रिजर्व बढ़ाना पड़ा था। अब हमारे को रिजर्व जो हमारे हैं उससे उसकी सप्लाई बढ़ानी, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रिजर्व। आज भी हम $1 इक्वल टू ₹1 कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे, बट गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, इतना रिजर्व होना चाहिए डॉलर का कि वो मार्केट में जितनी भी एक्सेस डिमांड हो डॉलर की वो सारा गैप फिल कर दे। तो आज भी हम $1 इक्वल टू ₹1 कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका कॉन्सिक्वेंस रोल ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस सब वाइस वर्सा होगा। अब इसमें हमारी करेंसी की क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप देखिए अब आप सप्लाई किसकी बढ़ा रहे हो, डॉलर की, और डिमांड किसकी बढ़ेगी, रुपीज़ की। तो ये वाइस वर्सा हो गया। अब उसके बाद एक्सपोर्ट इसमें क्या होंगे, कम होंगे, इम्पोर्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे, और इसके अलावा नेशनल इनकम क्या होगी, कम होगी। तो ये सारे बिल्कुल वाइस वर्सा होंगे। तो एक समझने के बाद में मेरे को नहीं लगता आपको दूसरे को इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है। आई होप सेकेंड पार्ट इज क्लियर। देखो ये डायग्राम बन जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देन ये इसका मीनिंग है, और कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको अलग से बताई दी। तो अब इसको भी 4 पार्ट में आप तैयार कर लो, रिवैल्यूएशन, मीनिंग, डायग्राम, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर और नॉट। इसके 2 टाइप, देखो 2 वर्जन्स, वेरिएंट ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट, जो ओल्ड वेरिएंट है इसके सिस्टम, तो वो 2 टाइप के थे पहले। एक इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड था और दूसरा क्या था, ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, ब्रिटेन वुड, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और उसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद में इसमें बस आपको 3 डिफरेंस करने हैं, बस टॉपिक खत्म। इससे ज़्यादा इसमें हमारे को ना टाइम खराब करना है ना कुछ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के देन आपको 3 डिफरेंस, बस एक टेबल बना लेनी है और इसको वहीं ख़त्म कर देना है। तो देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा विथ एग्जाम्पल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगी। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब इन द गोल्ड स्टैंडर्ड द करेंसी इटसेल्फ मेड बाय द गोल्ड और इक्विवेलेंट टू द गोल्ड। तो उस टाइम में गोल्ड की ही करेंसी बनती थी या गोल्ड के इक्विवेलेंट करेंसी बनती थी। अब उसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो पूरा एक बहुत अच्छे से समझा रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी मतलब कंपेरिजन बिटवीन
currencies of different countries in circulation, so the value of one currency in terms of another currency fixed by the corresponding the gold. जिसमें जितना गोल्ड का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जिसकी सपोज जिस करेंसी के जो वेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें गोल्ड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी, तो वो इसमें यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है. अब इसके अदर नेम भी थे, मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज और मिंट पैरिटी, तो ये सारे इसके अदर नेम मीनिंग ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है. गोल्ड स्टैंडर्ड, अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड था बच्चे उसी का इम्प्रूवमेंट आया, और वो इम्प्रूवमेंट क्या था? ब्रेटन वुड सिस्टम. इसको ब्रेटन वुड भी बोलते हैं और पैक्ट सिस्टम भी बोलते हैं. अब ब्रेटन वुड क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये एक प्लेस है ब्रेटन वुड जहाँ वो सारी कंट्रीज़ क्या हुई थी, असेंबल हुई थी यूएसए में, और वहाँ असेंबल होके तो वो प्लेस की वजह से इसका नाम रखा. और पैक्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज पैक्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सारी करेंसीज थी वो किससे पैक्ड हो गई थी, किससे रिलेट हो गई थी? यूएसए डॉलर. तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं पैक्ड का मतलब था रिलेट करना. तो ऑल करेंसी वर रिलेटेड विद द यूएसए डॉलर, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैक्ड सिस्टम. नाउ अब इसके अंदर क्या हुआ? वो इंप्रूवमेंट आपको देखो 3 इंप्रूवमेंट्स हुए. पहला इंप्रूवमेंट क्या हुआ? यूएसए डॉलर वॉज इन सेंटर. सारी करेंसीज का जो यूएसए डॉलर सेंटर में था, एंड ऑल करेंसी वर रिलेटेड टू द यूएसए डॉलर, बिकॉज उस टाइम में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास था? यूएसए के. आज भी है और उस टाइम में भी था. सेकंड क्या हुआ? सेकंड जो है वो आईएमएफ ने क्या कर दिया, एक लिमिट में आप अपनी करेंसी को क्या कर सकते हो, सॉरी आईएमएफ का इंटरवेंशन हो गया, आईएमएफ इंट्रोड्यूस हो गया. थर्ड, आईएमएफ ने आप सारी कंट्रीज को परमिशन दे दी कि आप अपनी करेंसी को एक लिमिट तक, और वो भी परमिशन के साथ, आप अपनी करेंसी को क्या कर सकते हो, अंडर वैल्यूड और रिवैल्यूएट कर सकते हो. तो 3 इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुए, इंप्रूवमेंट हुए. तो क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग दिस सिस्टम इफेक्ट डिलीट हो गई. यूएसए डॉलर वाज असाइंड द सेंटर वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस, उसके साथ ही इसको डिसाइड हो गया. गोल्ड कंटिन्यू टू बी पैरिटी, ये सिमिलरिटी रह गया, और एडजस्टमेंट इन द पैरिटी अलाउ हो गया. तो इसका मतलब सिमिलरिटीज तो क्या रहा कि द पैरिटी वाज द गोल्ड, द कंपैरिजन वाज द गोल्ड, एंड द करेंसी अभी भी किससे बन रही थी? गोल्ड से बन रही थी. बट डिफरेंसेस क्या हो गए कि इसमें आईएमएफ का रोल हो गया, यूएसए डॉलर वाज इन सेंटर, और एक एडजस्टमेंट अलाउ हो गया. तो 3 डिफरेंस हो गए. तो आप इस तरीके से आप इनमें क्या कर सकते हैं, 4 डिफरेंस भी कर सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में, और पैक्ट ब्रेटन वुड सिस्टम में आप 4 डिफरेंस भी कर सकते हैं. एक मीनिंग का कर सकते हैं, बाकी 3 मैंने आपको बता ही दिए. रोल ऑफ आईएमएफ, ठीक है, उसके बाद में यूएसए डॉलर वाज इन सेंटर, और एडजस्टमेंट इज अलाउड. उसमें एडजस्टमेंट अलाउड नहीं था, इसमें था. उसमें यूएसए डॉलर सेंटर नहीं था, इसमें यूएसए डॉलर सेंटर में था. उसमें आईएमएफ का रोल था, इसमें नहीं था. मीनिंग आ जाएगा. इज इट क्लियर? 4 डिफरेंस करके इसको बस खत्म करिए यहाँ. और कुछ, और सिमिलरिटी क्या थी कि अल्टीमेटली गोल्ड वॉज द पैरिटी एंड गोल्ड वॉज द कंपेरिजन, एंड स्टिल करेंसी इटसेल्फ मेड बाय द गोल्ड या इक्विवेलेंट टू द गोल्ड. तो इस तरीके से आप इसको, ज़्यादा टाइम हमारे को ख़राब नहीं करना है, ये कर लेना. उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मेरिट एंड डीमेरिट. तो मेरिट डीमेरिट बच्चे हमारे को ज़्यादा टाइम खराब, इसमें पॉइंट याद करने, केवल पॉइंट याद करिए, और इसकी डिटेल आप अपने मन से भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि देखो बाय नेम ही क्लियर होते हैं वो. जैसे मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ इसको, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे. तो जैसे मेरिट में सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट. तो अभी अपने आप ही क्लियर है, पॉइंट ही क्लियर है, और इससे आप अपने आप लिख सकते हो आराम से. आप 2-3 लाइन्स इजीली लिख सकते हैं कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी. बिकॉज ये क्या होता था, एक बार डिसाइड हो गई, थ्रू आउट ईयर क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी विल बी क्रिएट. और जैसे आज प्रेजेंट की बात करें तो डेली बेसिस पे क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई. तो इस वजह से स्टेबल रेट तो आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में. देन इट प्रमोट द कैपिटल मूवमेंट. जब कोई भी रेट क्या होगी, स्टेबल होगी, तो रिस्क को मिनिमाइज करेगी. तो रिस्क मिनिमाइज होगी तो आराम से क्या हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, वो सारा मूवमेंट ईजी हो जाता है. देन उसके बाद प्रिवेंट स्पेकुलेशन. भाई स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब जो आज कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जो एनी एक्टिविटी विच रिलेटेड टू द अर्न प्रॉफिट. तो प्रॉफिट तभी तो होगा जब आपकी रेट चेंज होगी. भाई आज रेट चेंज होती है तभी आपकी गुड्स का क्या होगा, लॉस प्रॉफिट तभी हो रहा है. तो वो स्पेकुलेशन ही नहीं होगा. जब रेट ही फिक्स होगी तो देयर विल बी नो स्कोप फॉर द एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब एनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है.
देन उसके बाद में फोर्सेज द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन द चेक। तो ये क्या होता था कि बिकॉज ऑफ प्राइस इन द डोमेस्टिक करेंसीज हायर। अब देखिए इसमें तुरंत पता लग जाता था कि जो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, रीजन क्योंकि देखो रेट तो क्या थी इसमें फिक्स। अब अगर हमारी करेंसी हमारी जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है, तो बस वो एक ही रीज़न से हो सकती है कि इसका मतलब हमारी जो गुड्स है अगर उनकी डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब वो सस्ती है, और अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब महंगी है। क्यों? क्योंकि उसमें और उस टाइम में बाकी फैक्टर इफेक्ट नहीं करते। आज प्रेजेंट में तो क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर है विच अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेट इटसेल्फ। जैसे हमने बात किया डिमांड है, जिस डिमांड को वेरियस फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्रेजेंट में। बट उस टाइम में क्या था, रेट क्या थी, फिक्स थी, तो बहुत कम फैक्टर थे, रेट का भी इफेक्ट नहीं था, तो इस वजह से बहुत ही लीस्ट फैक्टर्स अफेक्टेड थे, तो उसमें तुरंत पता लग जाता था। आज हम ये नहीं कह सकते, अगर आज हमारे प्रोडक्ट की मान लो डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि भाई ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इटसेल्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजंस है प्रेजेंट में, तो इस वजह से आज हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। बट फिक्स एक्सचेंज रेट में डायरेक्टली गवर्नमेंट को पता लग जाता था कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट बस याद करके इनको रीडिंग लगा लो, अपने मन से आराम से इसमें कुछ भी आप रिलेटेड लिख के आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ज़्यादा बड़ा इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आ जाए तो हमें रिस्क तो लेनी नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब आते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स तो वाइस वर्सा है इसका, अगर मेरिट हो गए तो उसका वाइस वर्सा है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट में नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट क्या होती है, विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये रेट किससे नहीं डिटरमाइन होगी, डिमांड एंड सप्लाई से तो डिटरमाइन होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम रेट है नहीं। तो ये तो बाय नेम ही क्लियर है कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट नहीं है। इसका मतलब वो लोअर भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, बिकॉज उसको गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। जैसे अभी आपने देखा था इक्विलिब्रियम रेट डायग्राम में भी आपने देखा, इक्विलिब्रियम रेट तो ये है, तो ये हमेशा इससे या तो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, तो इक्विलिब्रियम रेट नहीं होगी। आज जो प्रेजेंट में बात करते हैं वो इक्विलिब्रियम रेट ही है, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो डेली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड हो रही है। तो इसका मतलब जो रेट अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो कभी इक्विलिब्रियम रेट नहीं हो सकती, या तो उससे वो हायर होगी या उससे लोअर होगी। देन उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिक्वायर यूज रिजर्व्स। आपको पता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था, जो करेंसी है वो इटसेल्फ मेड बाय द गोल्ड और इक्विवेलेंट टू द गोल्ड, तो इसलिए बहुत सारे रिजर्व्स रखना पड़ता था। और दूसरा रीजन जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, जो आरबीआई का इंटरवेंशन था, उसके अंदर आपने देखा कि आपको अगर डिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी के रिजर्व चाहिए। अदरवाइज रिजर्व के बिना गवर्नमेंट और आरबीआई उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। देन डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर कैपिटल मतलब फॉरेक्स। जैसे आज हम क्या करते हैं, डॉलर को खरीद के, एक करेंसी को खरीद के दूसरी करेंसी में उसमें पैसा कमा लेते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब यही हो गया कि एक तरह से शेयर मार्केट हो गया। तो जो शेयर मार्केट है और जो फॉरेक्स है, जो हमारी जो करेंसी के अंदर, जैसे सपोज आपको पता लग रहा है कि यार अभी डॉलर की रेट बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, अभी उसको खरीद के बैठ गए और बाद में जब वो बढ़ जाएगी उस टाइम में बेच दोगे। तो इसका मतलब ऐसे बाई एंड सेल, करेंसी को बाई एंड सेल करके प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो वो होता है कि डिस्करेज, इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ फॉरेक्स। तो ये उस टाइम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्यों, क्योंकि उस टाइम में रेट क्या थी, फिक्स। बट प्रेजेंट में आज ये पॉसिबल है, इसलिए वेंचर कैपिटल का भी वहाँ स्कोप नहीं था। देयर मे बी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड करेंसी। ये हम फर्स्ट पॉइंट का ही देखो, आगे एक्सप्लेनेशन है। ये जब इक्विलिब्रियम नहीं है, रेट है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फिर क्या होगा, या तो इससे नीचे होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो रेट जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या होगा, या तो अंडर वैल्यूड होगा या ओवर वैल्यूड, मतलब डिवैल्यूएट होगा या रिवैल्यूएट होगी करेंसी। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। तो आपको बस ये पॉइंट याद करने बेसिकली, और वाइस क्या करना है, डिटेल इनकी आप पढ़ लीजिए। और अभी आगे देखना हम और इजी कर देंगे इसको, मेरिट डीमेरिट को। जब हम दोनों फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ लेंगे, फिक्स और फ्लेक्सिबल, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस ही कर लेंगे इनका, और वो 6 बेसिस ऑफ डिफरेंस करके उस डिफरेंस से ही हम क्या कर लेंगे, उससे डिफरेंस भी हो जाएगा, उससे मेरिट डीमेरिट सब कुछ उससे कॉमन कर देंगे। तो अगर वैसे कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ से भी उसको बहुत ईजी कर देंगे आगे चल के। तो ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट बच्चे नाउ इज़ कम्प्लीटेड। तो बताओ, फिक्स एक्सचेंज रेट को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसका मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द
डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज, ठीक है। और इसके फॉर्मूला भी आ गया, आर इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, और इसके अदर नेम आपको पता होना चाहिए, पार रेट एक्सचेंज, नॉर्मल एक्सचेंज रेट, ये सारे अदर नेम भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसका डिटर्मिनेशन, तो इसका डिटर्मिनेशन करने से पहले अब हमारे को इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिमांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर सप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और फिर कंबाइन करना है, बस यही है। और उसके बाद में क्या करना है, उनमें चेंज वगैरह पढ़ना है कि इफ सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, डिमांड और इंक्रीज, और टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब मीनिंग पढ़ने के बाद सबसे पहले अगर हम इसकी डिमांड की बात करें तो सेम वही डायग्राम बनेगा जो हमने माइक्रो के अंदर क्या पढ़ा था, डिमांड का कर्व का जो पढ़ा था। देखिए मैं तीनों डायग्राम यही बनाऊंगा ताकि एक साथ आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस 0 और वाई, यहाँ ले लेंगे डॉलर की क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई, बस यह फर्क क्या है, यहाँ डॉलर की क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई ले रहे हैं, वहाँ डिमांड में क्या लेते थे, गुड्स और गुड्स की सप्लाई ले रहे थे। यहाँ रेट ले रहे हैं, वहाँ प्राइस ले रहे थे। अब इसमें जो डिमांड का वो बनेगा वैसा बनेगा, सेम वही है, डिमांड ऑफ डॉलर। सपोज ये रेट है, अब इस रेट को हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया, जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि मैं आर को थोड़ा अलग लिख देता हूँ, सपोज हमने यहाँ लिख लिया आर। अब हमने रेट कंसिडर कर ली, $1 इक्वल्स टू ₹60, ये रेट्स है। अब अगर ये रेट बढ़ेगा, सपोज $1 इक्वल्स टू ₹70, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। वही लॉ ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन है, वही वाला टॉपिक है। और अगर रेट कम हो गई तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो बच्चे आप, सब वही जो लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा था, डिमांड का वही वाला रिलेशन होता है। तो ये तो डायग्राम हो गया, इस डायग्राम का रिलेशन, इसका एक्सप्लेनेशन वो सारा नोट्स में दे रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजन फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आज आपको डॉलर क्यों चाहिए, वाई वी नीड द डॉलर। तो आप इसमें अपने आप ही आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई डॉलर हमारे को क्यों चाहिए। सपोज हमारे को यूएसए से कुछ खरीदना है, आईफोन खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट यूएसए का हमें खरीदना है तो हमें डॉलर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और हमें यूएसए में घूमने जाना है, ठीक है, हमारे को यूएसए में किसी को गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन कुछ भी भेजना है, हमारे को यूएसए मार्केट में क्या करना है, वेंचर कैपिटलिस्ट, स्पेकुलेशन कुछ भी करना है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें यूएसए डॉलर की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पूरा दे रखा है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट द रीजंस फॉर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्या क्या रीजंस है, एक्सप्लेन एनी 2 3, ऐसे भी आ सकता है। तो हमें इंपोर्ट करेंगे तो हमें चाहिए फॉरेन ट्रांसफ़र पेमेंट, मतलब आपको यूएसए में कोई भी पैसा भेजना है, ठीक है, जिसमें गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अब्रोड, आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है, एफडीआई, एफआईआई, कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टूरिज्म मैंने बता ही दिया। फॉरेन एक्सचेंज, स्पेकुलेशन, जो भी आपको स्पेकुलेशन, कोई भी प्रॉफिट एक्टिविटीज़ स्पेकुलेशन करना है जिसमें वेंचर कैपिटल सब कुछ आ गया, तो वो सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या चाहिए। तो दीज आर द मेन रीजंस जो सारे दे रखे हैं और इनडायरेक्टली हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रीजंस है, इनको पढ़ लेना। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा डायग्राम जो मैंने आपको समझा ही दिया, और उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकली द डिमांड करो फॉरेन एक्सचेंज रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर इट अबव फिगर शोज द एक्सचेंज रेट, पहले वाला रेट बता दिया $1 इक्वल्स टू 60, ये बता के फिर 2 बता दिया कि अगर बढ़ा कम हुआ तो क्या हुआ। तो इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन में भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप जो डायग्राम में कर रहे हो वही आपको पॉइंट में लिखना है। बताओ ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया क्या इसका, डिमांड वाला, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के रीजंस, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, इज इट क्लियर। अब इसका वाइस वर्सा करना है। तो बस एक पार्ट इसमें पूरी सारे चैप्टर में बस ये कमाल है एक पार्ट करो, दूसरा पार्ट वाइस वर्सा करना होता है। तो अब देखिए यहाँ इसी की पैरेलल बना देता हूं मैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम क्या लेंगे, डॉलर, वही यहाँ लेंगे हम रेट, और
ये हमने क्या ले लिया, सप्लाई कर, और इनिशियली सपोज यही हम रेट $1 इक्वल्स टू ₹60, ये कोई भी रेट है, इस पर ये डॉलर की सप्लाई हो रही है। अब डॉलर की रेट बढ़ेगी, ऐसे जैसे ये रेट बढ़ी है, ये रेट बढ़ी तो क्या होगा बताओ, सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। एज ए प्रोड्यूसर सोचिए आप, एज ए प्रोड्यूसर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डॉलर कौन बना रहा है, यूएसए बना रहा है, तो जब यूएसए डॉलर की अगर डिमांड उसकी रेट बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो सप्लाई बढ़ाएगा। तो वैसे ही प्रोडक्ट की तरह देखिए आप, तो उसकी रेट क्या होगी, जैसे ये 70 हो गया तो रेट बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। और अगर रेट कम हुआ, $1 इक्वल्स टू सपोज यहाँ 70 कर दिया था, यहाँ 50 आएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई में आपने पढ़ा था रिलेशन वो यहाँ है, जो लॉ ऑफ डिमांड तो सब कुछ वही सारा 11th का चल रहा है। अब इसके बाद में डायग्राम यहाँ हो गया। अब आते हैं इसके क्या रीजंस, कि अगेन व्हाट आर द सोर्सेज और रीजन ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो यूएसए डॉलर की सप्लाई होगी उसके क्या सोर्सेज है और क्या रीज़न है, तो ये वाइस वर्सा ही होता है सब कुछ। अगर आपने डिमांड का कर लिया तो सब वाइस वर्सा ही है। यहाँ हमने इंपोर्ट लिया था तो अब एक्सपोर्ट, अगर हम यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। वैसे ही बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, बाहर के लोग इंडिया में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट करेंगे, सब कुछ वाइस वर्सा है बिल्कुल। तो वो वाइस वर्सा आपको देखना है। देखो एक्सपोर्ट हो गया इंपोर्ट की जगह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही टॉपिक है, टूरिज्म। अब बाहर के लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, स्पेकुलेटर्स, पहले हम वहाँ स्पेकुलेशन कर रहे थे, वो लोग अब इंडिया में कर रहे हैं। अदर सप्लाई सोर्सेज में वो सारे और सब कुछ आ जाएंगे। तो वो सारे वाइस वर्सा करना आपको, तो बस डिमांड के करने और सप्लाई में वाइस वर्सा कर देना है। फिर ये डायग्राम बन जाएगा, और वो डायग्राम में वो 3 पॉइंट जैसे आपने डिमांड में लिखे थे वैसे ही आपको सप्लाई में लिखना। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेशन वैसे ही जैसे मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम, पहले हमने डिमांड पढ़ा था, सप्लाई पढ़ा था, फिर क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था, वैसे अब यहाँ करना है। तो ये रेट डिटरमाइन कहाँ होगी, देखिए अब जहाँ डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी इक्वल, ये रेट, तो ये डिमांड दोनों को बस एक कंबाइन कर देना आप डायग्राम को, जहाँ दोनों, तो ये हो गया $1 इक्वल्स टू ₹60, इक्विलिब्रियम रेट हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, दिस इज द। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एट द, क्या होता है, पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर इंटरसेक्ट, वो पॉइंट क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। और उसके बाद इसका डायग्राम बना देना है और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। तो देखिए आप, इक्विलिब्रियम रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू नॉर्मल, तो ये कैसे होता है कि पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, मीनिंग बता दिया, डायग्राम हो गया, और ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट। तो देखिए डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व, जो डिमांड कर्व इनवर्स रिलेटेड होता है, सप्लाई इज पॉजिटिव रिलेटेड, ये तो आपको पता ही है। देन उसके बाद में पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके अंदर क्या हो गया, जैसे ₹1 इक्वल्स टू $60 हो गया, ठीक है, जहाँ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है, ये सारा बता दिया आपने। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो ये रेट डिसाइड होगी $1 इक्वल्स टू 60, तो ये आपको 20 मान लो क्या करना है, डॉलर खरीदना है, और 60 तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो वो भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, वो भी बता रखा है यहाँ, ठीक है, 1200 मिलियंस रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, इसका मतलब बता रखा। तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख दोगे, तो ये पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन पूरा हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर देखो 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, 3 लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सेपरेट डिमांड पे आ सकता है, ये एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द डायग्राम, उसके रीजन आ सकते हैं, पूरा एक वो सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे सप्लाई पे आ सकता है, और फिर इक्विलिब्रियम पे भी आ सकता है, और तीनों का एक साथ भी आ सकता है। तीनों का एक साथ तो बहुत लेंथी होता है, तो ये अलग अलग ही आता है बेसिकली। तो ज़्यादातर जो चांसेज हैं वो इक्विलिब्रियम रेट का आता है, जिसमें आपको ये मीनिंग, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और या फिर मैंने ये देखा है कि इसके रीजंस या तो डिमांड के या सप्लाई के सोर्सेज के रीजंस, वो क्वेश्चन आता है। बाकी आपके पास स्कैनर है, ये आप खुद ही देख सकते हो कि फ्रिक्वेंटली क्या पूछा गया है। और वैसे देखो आने को कुछ भी आ जाए, हम तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग,
तो इस तरीके से आप बताइए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन, डिमांड सप्लाई सब कुछ क्लियर है क्या? यस और नो? अब इसके मेरिट डिमेरिट, तो ये जस्ट वाइस वर्सा है। जो फिक्स एक्सचेंज रेट के डिमेरिट थे उसके मेरिट है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल क्या था? इट वाज इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स। तो जो उसके डिमेरिट थे वो इसके मेरिट बन गए और उसके जो मेरिट थे इसके डिमेरिट। तो बिल्कुल आपको वाइस वर्सा ही करना है सब कुछ। तो आपको बस एक ही तैयार करना है और बाकी देखो वाइस वर्सा ही आप खुद ही देख लो। इंटरनेशनल मोबिलिटी उसमें क्या था? उसमें मोबिलिटी नहीं थी, ठीक है। वहाँ वेंचर कैपिटल डिस्करेज था, यहाँ वेंचर कैपिटल होगा। यहाँ गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड था। तो सारा वाइस वर्सा है बिल्कुल। तो आपको बस एक जगह ही तैयार करना है। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरिट डिमेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है और हम इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो इससे बस पॉइंट याद कर लो आप, बाकी सारे आप पॉइंट पढ़ लेना। ये देखिए इसमें भी वही है कि क्रिएट सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, जबकि उसकी मेरिट क्या थी कि स्टेबिलिटी, ठीक है। इनकरेज स्पेकुलेशन वो डिस्करेज करते, बिल्कुल सारा वाइस वर्सा है। तो ये सारा वाइस वर्सा फीचर्स है। अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये तैयार करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस टेबल से ही हम ऑल इन वन कर देंगे। इसी टेबल से हम क्या कर लेंगे, पूरा कंप्लीट जो है इसमें मेरिट डिमेरिट सब हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो बेसिस है वही क्या हो गए आपके मेरिट डिमेरिट इन्हीं से, वो जो मेरिट डिमेरिट के पॉइंट है उन्हीं को हमने बेसिस बनाया है। तो वहीं से आप अगर ये बेसिस आपको याद है तो उसी से आप मेरिट डिमेरिट भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे। तो ये टेबल आपको ढंग से तैयार करनी है। तो देखिए इसमें 6 बेसिस यहाँ कर रखे हैं, मीनिंग, रोल, स्टेबिलिटी, कंपोनेंट, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और स्पेकुलेशन। ये सारे पॉइंट आपने मेरिट डिमेरिट में पढ़े ही हैं। तो अगर आप डिफरेंस में पढ़ लेते हो तो इसी से आप मेरिट डिमेरिट भी डेवलप कर सकते हो, इसी से डिफरेंस भी कर सकते हो। ये सारा हमारे लिए इजी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, मीनिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो फ्लैक्सिबल में रोल ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट है नहीं, फिक्स में होता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। स्टेबिलिटी, विच वन इज मोर स्टेबल, फिक्स स्टेबल होता है, फ्लैक्सिबल इनस्टेबल होता है। देन कंपोनेंट, इसमें डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, या अभी रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन तो हम पढ़ चुके हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अभी आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर ये 2 टेबल और बनाएंगे हम, एक डिफरेंस डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, वो इसी टेबल से बन जाएगा सब। देन उसके बाद में स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फिक्स में चाहिए। क्यों चाहिए वो आपको पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने के लिए और उस रेट को करेंसी को डिवैल्यूएट उसके लिए आपको रिजर्व चाहिए। और इसमें ज़रूरत होता नहीं क्योंकि ये सारा डिमांड सप्लाई से होता है। और लास्ट में स्पेकुलेशन, आपने देखा फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई भी स्पेकुलेशन का स्कोप नहीं होता जबकि फ्लैक्सिबल के अंदर होता है। तो ये ऑल पॉइंट्स आर वेरी कॉमन, वेरी इजी, जो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कस कर लिया। तो बताओ इस टेबल में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो इसी टेबल से ही हम क्या कर सकते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट के पॉइंट्स भी इसमें कवर हो गए, टेबल भी हो गई है। और इसी के अलावा अगर आपको कुछ फीचर्स आते हैं तो वो भी लिख देंगे। और इसी टेबल से आगे 2 टेबल हम और तैयार कर लेंगे। तो इसका बहुत मल्टीपल यूज़ है। तो आई होप ये आपको क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नाउ अब आगे चलते हैं। आप देखिए डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ अब जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट क्या होती है, जहां डिमांड सप्लाई क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये डॉलर का आ गया, ये रेट आ गया, ये होता है इक्विलिब्रियम रेट। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, अब मतलब डिमांड सप्लाई का जो चेंज होगा वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। ये रेट होगी डिसाइड, सपोज से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू ₹6। अब जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसका 2 डिसइक्विलिब्रियम होते हैं इसके अंदर। तो देखिए नोट्स के अंदर उसी हिसाब से चलते हैं। सबसे पहला जो डिसइक्विलिब्रियम में डेप्रिसिएशन आएगा और उसके बाद में एप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में 2 कंडीशन आती है, देखो एक तो क्या आती है, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट और डिमांड क्या हो जाए इंक्रीज, और एक डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो ये दोनों कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ क्या होगा, सप्लाई रिमेन और डिमांड क्या हो जाए इंक्रीज, डिमांड क्या हो जाए इंक्रीज। तो डिमांड इंक्रीज मतलब यूएसए डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो अब इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ये हम देखो मैक्रो में भी पढ़ चुके हैं जो हमारी चैप्टर था डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम और एग्रीगेट एएस वाला। इसके अलावा माइक्रो में आपने पढ़ा है कि इंक्रीज इन डिमांड मतलब ऑन द सेम जो रेट है उसी पे डिमांड क्या हो जाए
राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, देखिए ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया डी से D1। तो जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, और वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये वाला, ये ई था, ये E1 हो गया। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये डॉलर, और ये क्या हो जाएगी, रेट। तो अभी जो रेट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। $1 इक्वल्स टू अभी क्या हो जाएगा, ₹70। तो जब रेट बढ़ गई तो इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में बस एक छोटा डिफरेंस है, वो क्या है, दोनों के अंदर ही हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। बट डिफरेंस क्या है कि एक में गवर्नमेंट कर रहा है और एक में डिमांड और मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड सप्लाई से हो रहा है। तो बस वही है डिवैल्यूएशन की जो डेफिनेशन है, और उसकी डेफिनेशन बस सेम रहेगा, बस रोल को फ़र्क है कि वहाँ गवर्नमेंट का रोल है और यहाँ डिमांड सप्लाई का। तो व्हाट इज डिवैल्यूएशन, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो वो मीनिंग हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आ गया मीनिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आगे आप ये भी लगा देना कि बाय द मार्केट फोर्सेस। देन उसके बाद में सिचुएशन, ये कब कब हो सकता है, तो इसकी दो सिचुएशन होगी। एक हमने पढ़ लिया, इफ सप्लाई रिमेन कांस्टेंट डिमांड, और दूसरे सिचुएशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए सेकंड सिचुएशन का अगर हम डायग्राम इसमें देखें तो इसके पैरेलल ही बना लेते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यही बना लेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ, इफ क्या होगा, constant and supply decreases. इफ डिमांड अब क्या रहे, कांस्टेंट, और सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज, सप्लाईज डिक्रीज। अब इसका डायग्राम बना दो अपने आप, तो आपके सामने आ जाएगा कि रेट बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ देखिए ये डॉलर आ जाएगा, ये रेट आ जाएगा, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये तो आपको बनाना ही है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या हो रहा है कि डिमांड कौन है, सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब लेफ्ट वर्ड। तो ये सप्लाई डिक्रीज कर दिया आपने, तो ये वापस रेट बढ़ी है, ये देखो रेट वापस बढ़ गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट को बढ़ना ही क्या होता है। सपोज ये पहले क्या था, $1 इक्वल्स टू 60, अब ये क्या हो गया, $1 इक्वल्स टू, तो ये दोनों सेम सिचुएशन आ गई। दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, रेट बढ़ रही है, और जो रेट बढ़ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। उसी में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो ये दो सिचुएशन मैंने आपको डायग्राम से समझा दी। तो देखिए दोनों सिचुएशन यहाँ दे रखी है, देयर आर 2 सिचुएशंस। ये दोनों सिचुएशन आप आराम से बता सकते हैं, बहुत बेसिक ईजी है, बहुत इसी ईजी कुछ नहीं हो सकता ना। उसके बाद ये सारा देखो इसमें बता रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दे रखा है। दूसरा डायग्राम आपको खुद को बनाना है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए जानबूझ के छोड़ा हुआ है कि भाई एक डायग्राम मैंने नोट्स में बना रखा है, एक आप खुद प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको भी बना के दिखाई दिया, उसी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन जैसे ये है वैसे आपको लिखना है सेम। बस उसमें क्या करना है, सप्लाई को कम करना है, वो सारा मैंने बता ही दिया। तो बताओ दोनों सिचुएशन क्लियर है। अब इसके इम्पैक्ट जो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जो इसके इम्पैक्ट और डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। जो मैं जैसे अभी आपको उधर देखा, आपने डिवैल्यूएशन में प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं लिखे हुए थे, तो वो यहाँ से देख लेना, बात एक ही है, क्योंकि इम्पैक्ट दोनों के क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो यहाँ प्रॉपर लिखे हुए इम्पैक्ट्स। तो देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। सारा समझा दिया मैंने, जो डिवैल्यूएशन में समझा है वही सारा यहाँ रिपीट हुआ है। फिर इंपोर्ट, इंपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नेशनल इनकम हमारी बढ़ जाएगी। ये सारे पॉइंट मैंने डिवैल्यूएशन के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, वही पॉइंट यहाँ इम्पैक्ट में है। तो आप दोनों के इम्पैक्ट को कॉमन ही रखना है हमारे को, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। तो ये इम्पैक्ट यहाँ प्रॉपर तरीके से, अगर इतना आपने कर लिया तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, इसका वाइस वर्सा है, एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन में क्या होगा, सब कुछ आपको क्या करना है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको खुद को ही पढ़ना है, वाइस वर्सा करना है। तो एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा, वही व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा, इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेज। तो जो रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन मीनिंग सेम ही है, केवल जो डिफरेंस है वो रोल का है, यहाँ मार्केट फोर्सेज का, वहाँ डिमांड का, सॉरी गवर्नमेंट का है। और इसमें भी दो सिचुएशंस होती हैं, जैसे तो उनका वाइस वर्सा ही होगा। ये जो इसमें दो सिचुएशन थी उनका वाइस वर्सा है। देखो सबसे पहले हमने क्या सिचुएशन ली थी यहाँ, क्या होगा, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज। तो अब यहाँ डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ डिमांड डिक्रीज ले लेता हूँ, तो डिमांड डिक्रीज करूँगा तो मैं इधर आऊँगा, तो ये रेट होगी,
और ये रेट होते ही क्या हो जाएगा, ये $1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ₹50। तो एप्रिसिएशन हो गया। एक ही डायग्राम में दोनों आ गई, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। जब डिमांड बढ़ जाए तो क्या है डेप्रिसिएशन, डिमांड कम हो जाए तो एप्रिसिएशन। वैसे एक साथ भी समझ सकते हो आप, अलग अलग भी कर सकते हो। ऐसे एक ही डायग्राम ये आ जाएगा कि सप्लाई बढ़ जाए, तो सप्लाई बढ़ने का मतलब राइट वर्ड। तो अगेन देखो ये सिचुएशन आ गई, $1 इक्वल्स टू ₹50। तो इस तरीके से आप एक ही डायग्राम में समझेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही डायग्राम मतलब दो ही डायग्राम में हमने देख लिया कि एक डायग्राम में ये हमारा क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, रिवैल्यूएशन। एक ही डायग्राम में जब सप्लाई कॉन्स्टेंट रहे, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो, तो इसमें डेप्रिसिएशन भी आ गया और एप्रिसिएशन भी आ गया। और इसी एक ही डायग्राम में दोनों सिचुएशन आ गई कि जब डिमांड कांस्टेंट रहे, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। देखो हमारे सिलेबस में केवल इतना ही दे रखा है, बाकी और भी सिचुएशन हो सकती है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। और हालांकि सिंप्लिसिटी के लिए हमारे सिलेबस में इतना ही दे रखा है, बाकी और भी बहुत सारी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, एनी आइडिया क्या क्या हो सकता है। दोनों एक साथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, एक बढ़े एक कम हो, वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन के आती है। बट जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो बस इतना ही दे रखा है, तो हमारे को बस इतना ही करना है। तो आई होप एप्रिसिएशन वाला पार्ट हो जाएगा बच्चे, मीनिंग सिचुएशन, वही डायग्राम, सब कुछ सारा मैंने समझा दिया। तो बताओ इससे इंटरेस्ट, इसलिए मैं कहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर बहुत इजी है। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों टफ लग रहा था, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारा वही देखो, इम्पैक्ट में वाइस वर्सा है सब कुछ, जो हम ऑलरेडी रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट में कर चुके हैं वही सारा वाइस वर्सा है, इसमें सब कुछ वाइस वर्सा करना है, वो इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तो आप रेटिंग लगा लेना, ये कोई ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब प्लेस वेयर फॉरेन करेंसीज आर क्या होगी, बाई एंड सेल, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। इसके दो टाइप के इसके फंक्शंस दे रखे हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। तो बाकी दो तो आपको समझ में आ ही रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रेडिट फंक्शन मतलब हम बोरो लैंडिंग कर सकते हैं, हेजिंग मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना। तो ये हेजिंग अभी आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इसके दो ऑपरेशन हैं, इनके अंदर ये भी हेजिंग फंक्शन आएगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक ऑन द स्पॉट मतलब डेली बेसिस पे, और एक फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर मार्केट। तो ये बाय नेम ही क्लियर है। करंट या स्पॉट मार्केट मतलब जैसे डेली बेसिस पे हम क्या करें, जो रेट अभी चल रही है उसी रेट पे हम बाई सेल करें तो स्पॉट मार्केट हो गया। और जो फॉरवर्ड मार्केट मतलब फ्यूचर मार्केट, जैसे इसी को हम हेजिंग भी बोलते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने आज ही फिक्स कर लिया कि इस रेट पे हम यूएसए को ये सप्लाई करेंगे, यूएसए हमारे को सप्लाई करेगा, वो रेट आज ही फिक्स हो गई, आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ उसी रेट पे हम सप्लाई करते हैं, चाहे मार्केट में कोई भी रेट हो, तो उसको बोलते हैं हेजिंग। हम हमारे रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज, तो वो होता है फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट। और बेसिकली इसी को हम हेजिंग बोलते हैं। तो दोनों ही ऑपरेशन में चलते हैं, ऑन द स्पॉट भी हम करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं। तो ये तो एक बार रीडिंग आप लगा लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए जब आपको एक टेबल तैयार हो गई, कौन सी, फिक्स और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस की, तो बाकी दो टेबल आप आराम से कर सकते हैं बच्चे, बेसिस वही रहेंगे, बस आपको नेम चेंज करना है। जैसे यहाँ क्या था फिक्स और यहाँ था फ्लेक्सिबल, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ डिवैल्यूएशन, फिक्स का पार्ट लिया, रिवैल्यूएशन, मीनिंग रिलेटेड और रोल, सारे बेसिस वही रखिए आप, बस केवल हेडिंग चेंज कर दीजिए और बाकी सारा मीनिंग वो सारा नेसेसरी चेंज करेंगे। आपको एक ही टेबल से बाकी दो टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने डिमांड के अंदर चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड हमने किया था, और उसके बाद में हमने डिक्रीज और एक्सटेंशन और इंक्रीज और एक्सटेंशन किया था। वैसे ही आपको यहाँ भी यही करना है। तो आपको वही बेसिस लेने हैं, वैसे आपको टेबल तैयार करनी है। तो ये 3 टेबल हो जाएगी आपकी, और बाकी तो चैप्टर बहुत इजी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जो क्वेश्चंस है ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इनकी रीडिंग लगा लेना। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में थोड़े, तो ये अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इनकी रीडिंग लगाओगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम वो डाउट सेशन रख लेंगे,